Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter Organizing. Today we start our next chapter, that is the Organizing Structure. Organizing Structure. क्या होता है संगठन का ढांचा? देखिए, ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम पीटर एफ ड्रकर की एक डेफिनेशन लेते हैं कि द wrong organizing structure will seriously impair business performance and may even destroy it. कि अगर हमारी संस्था का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, गलत है, तो वो हमारे पूरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो, काम अगर हम अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा जो करने का ढंग है, जो हमारा पूरा संगठन का स्ट्रक्चर तैयार किया उस काम को करने का, अगर वही अच्छा नहीं है, तो हमारा वो अच्छा काम भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमने कल जब ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हमने काम को किस तरीके से डिवाइड किया था ऑर्गेनाइजिंग में। लेकिन आज हम उसी का एक सेकंड पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब सभी हम मैनेजर्स को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करते हैं, तब हमारी संस्था में ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उनकी पोजीशंस बन जाती हैं, उन्हें पता होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या अथॉरिटीज हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हमारा एक नेटवर्क बताता है। हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, कि आपकी क्या जॉब में क्या पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल, और आपकी क्या आपको अथॉरिटीज मिली हुई है। तो ये आपका पूरा नेटवर्क तैयार करता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। देखिए, इस चैप्टर में हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है वो 4 तरीके से दिखाया गया है। जो इसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, दीज आर 4 टाइप। फर्स्ट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड इज द डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज द लाइन ऑर्गेनाइजिंग, एंड फोर्थ इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजिंग। जो लास्ट के 2 ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट इज इन बीकॉम। लेकिन हमारे जो ये फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, फंक्शनल और डिविजनल, ये हमारे +2 के सिलेबस में है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम फर्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शन, काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि व्हेन द जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन, अगर हम किसी पर्सन की जॉब को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उनकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले शेयर होल्डर्स दिखाए कि जब भी कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजिंग होती है, उसमें बहुत पर्सन्स का शेयर होता है, तो जो पर्सन्स उसमें अपना शेयर परचेज करते हैं उसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। फिर शेयर होल्डर्स अपने नीचे कुछ उनमें से जो पर्सन्स होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, जो कहते हैं कि हम संस्था को संभालेंगे, काम करेंगे, तो वो उनको हम अपॉइंट करते हैं। दीज आर कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उनमें से हम एक एफिशिएंट पर्सन को मैनेजर अपॉइंट करते हैं, दैट इज द जनरल मैनेजर। अब जो मैनेजर होता है वो अपना सारा जो ऑर्गेनाइजिंग का काम संभालता है, वो पूरी एक्टिविटी को, अभी हमने कहा फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग है ये, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देता है। देखो, इसने 4 डिपार्टमेंट में सारा काम डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको पता है, जब संस्था है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो करेगी, तो ये जो डिपार्टमेंट होगा ये अपना सारा प्रोडक्शन का काम संभालेगा। मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, उसके नीचे हमने 3 डिपार्टमेंट और बना दिए कि मार्केटिंग में सेल्स का डिपार्टमेंट, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट और रिसर्च का डिपार्टमेंट। तो ये सब तीनों डिपार्टमेंट हमारे मार्केटिंग में आएंगे।
उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की हमें कितना फाइनेंस चाहिए, कितना है, कितनी जरूरत है, ये सब देखेंगे। और पर्सनल डिपार्टमेंट की हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज की नीड है, कितने एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कम है, ज्यादा है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसे अपॉइंट करेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग में हमने सारे काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। लेकिन अब आता है कि क्या फायदे होंगे अगर हम किसी काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो हमारी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग क्या है। देखिए, फर्स्ट हमारी है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब अभी हमने कहा कि हमने सारे काम को डिवाइड कर दिया, प्रोडक्शन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, पर्सनल का। तो जब एक डिपार्टमेंट बार बार एक काम को करेगा तो दैट इज द एक्सपर्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, तो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, और एक्सपर्ट होने से वो उस काम को अच्छा भी करेगा और बहुत कम समय में करेगा। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एक स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज मिलता है और हमारा हर काम बहुत अच्छे ढंग से होता है। सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश। All the person working within a department are specialized of their respective job. जब सभी पर्सन्स को पता है कि हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और बार बार वो इसी काम में करते करते उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, सेल्स में एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। उन्हें पता होता है कि किस तरीके से काम करना है। थर्ड इज द मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। It helps in increasing managerial efficiency because same work do again and again. जब सारा काम बार बार रिपीट किया जाएगा तो उस पर्सन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ इज द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अभी हमने अपनी संस्था के सारे काम को जब डिवाइड कर दिया तो हमारा कोई काम रिपीट तो नहीं हुआ ना। हमारा फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम देख रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम देख रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम देख रहा है, तो इससे हमारा कोई भी काम रिपीट नहीं होगा। फिफ्थ इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेड। और जब हमें पता है कि ये पर्सन बार बार वही काम कर रहा है तो हम उस पर्सन को उसी काम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से वो और भी उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर इक्वल वेटेज हर फंक्शन को दी जाएगी और हमारी संस्था का हर काम बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा। लेकिन देखिए, जब हमने इसके एडवांटेज किए तो इसकी डिसएडवांटेज भी जरूर होंगी, कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां भी होंगी। अब इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो, हमारी संस्था का तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और जब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना करे तो हमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रोडक्शन की तरफ ही ध्यान दे रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग की ध्यान दे रहा है, फाइनेंस वाला फाइनेंस की तरफ ध्यान दे रहा है, तो वो हर पर्सन जब अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं तो वो संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं और इससे हमारी संस्था को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेकेंड इज द डिफिकल्टी इन interpersonal coordination. All department head may work as per their own wish. No doubt this facilitates coordination within department, but it makes interdepartmental coordination difficult. देखो, जब हमने एक एक डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाला अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और जब सभी डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो कभी कभी उनके बीच में आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल ही बनता है, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एवरी डिपार्टमेंट हेड वांट्स टू बिकम ए फंक्शनल एम्पायर। मतलब हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करे। उसके अंदर ईगो आ जाते हैं कि मैं जितने भी कंपनी के रिसोर्सेज है मैं यूज करूं और मैं उसको बहुत अच्छा करूं। तो कई बार उन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनके बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, जिससे हमारी संस्था का एक ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डगमगा जाता है। फोर्थ इज हर्डल इन ए कंप्लीट डेवलपमेंट। दिस सिस्टम इज हर्डल इन वे ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब। देखो, यहाँ पर एक चीज की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्शन वाला के प्रोडक्शन के काम को देखता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के काम को देख रहा है, तो वो एक छोटे से काम ही एक्सपर्ट हुआ ना।
तो पूरे काम में तो उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं आई, तो इससे भी हमें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर आज हमने किया कि किसे कहते हैं, इसके क्या मेरिट है, क्या इसकी डिमेरिट है। लेकिन अब बात आती है कि हमें कहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग लगाना चाहिए और कहाँ पर डिवीजनल। देखो, जहां हमारी संस्था बहुत बहुत बड़े स्केल में काम कर रही है, जहां पर एक व्यक्ति की पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारा काम कर सके, तो वहां पर हमने पूरे काम को डिवाइड कर देना चाहिए। और जहां पर स्पेशलाइजेशन की जरूरत हो, हमें चाहिए कि निपुण व्यक्ति चाहिए, हमें उस काम में एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए, तो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग काम डिवाइड करना चाहिए। जहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज नीडेड, कि हमने अपनी अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अकेला व्यक्ति सारी संस्था को नहीं संभाल सकता, तो हमें कुछ अथॉरिटीज को अपने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जहां पर हम अपनी अथॉरिटीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी हो जाता है, तो हम डिपार्टमेंट के हेड बना देते हैं, ताकि वो लोग उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। और जहां पर केवल एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, वहां पर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। आज हम केवल इसमें से एक स्ट्रक्चर कराया हमने, फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। आज आप अपनी नोटबुक पर इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, फिर आप इसके 4 पार्ट्स के नेम लिखेंगे, और फिर आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि इसके फीचर क्या है, मेरिट, डिमेरिट, इसकी सुटेबिलिटी और इसका डायग्राम। ये आपका आज का होमवर्क है। टुमारो वी डिस्कस द डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ओके।